Good evening, everyone. Good evening, everyone. Today we are starting the very new lecture for production and operation management. We are starting within a very few minutes. Let the other student may join. Then we're starting the today's, and we'll try to complete the full production and operation management important topic for upcoming examinations in the next 60 to 70 minutes. Please let the other student may join. Then we're starting the today's class. That is one of the most important topics for UGC NET and all those students who are going to be give the examination for BBA and MBA. So please do join everyone and starting the class within a very few minutes. So once again, good evening, everyone. Today is the starting the next very few next important topic for production operation management. So before starting the core topic, पहले आपको समझ में आना चाहिए what is all about the production management and what is all about the operations management. तो बहुत जल्दी में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे. प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. कहीं ना कहीं इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. इट कंबाइंस एंड ट्रांसफॉर्म वेरियस रिसोर्सेज used in the production subsystem of the organizations into value-added products in a controlled manner as per the policies of the organizations. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं डील विद द ओनली लिमिटेड विद द प्रोडक्शंस की. एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना प्रोडक्शन होगा उसकी सारी बातें, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज कम्स अंडर द प्रोडक्शन. देन ऑपरेशंस स्टार्ट इवन द ऑपरेशंस में हम लोग सर्विसेज की बात भी करेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज की बात भी करेंगे, सप्लाई चेन का बात भी करेंगे, इन्वेंट्री का भी बात करेंगे. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज समहाउ इज नैरो कॉन्सेप्ट comparatively the operations management. We deal with the decision making related to the production process so that resulting goods or services are produced according to the specifications in the amount and why the schedule demanded in the output of the minimum cost. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोग वही सारे डिसीजन लेते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं. अगर सिंपल की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का? राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एंड द राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बट आपको पता है कि एक राइट क्वालिटी होना चाहिए. आप टू द पॉइंट याद करिए और उसको राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एंड राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट राइट क्वालिटी नहीं दे रहे हैं एट ए राइट क्वांटिटी, अगर आपने कॉस्टिंग भी कम कर दी बट क्वालिटी कंप्रोमाइज कर दिया, क्वांटिटी कम कर दी, तब भी कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं होता. तो बी द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एट द राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. So, and we will talk about what is all about the production management. Production management is all about, operation management is all about the business function responsible for planning, coordinating, and controlling the resources needed to produce product and services for a company. OM is the business process that is responsible for managing and coordinating the resources needed to produce a company product and services. तो मतलब सिंपल में समझिए तो प्रोडक्शंस में हम लोग सर्विसेज की बात नहीं करते, बट अगर ऑपरेशंस की बात करेंगे तो इधर हम लोग सर्विसेज की बात भी यहाँ पर करते हैं. तो रोल ऑफ द ओएम इज ऑपरेशन मैनेजमेंट इज टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट into the company product and services output. इसके अलावा OM is again operation management is responsible for wide range of the decision ranging from strategic to tactical. तो यहाँ पर केवल प्रोडक्शंस की बात नहीं करेंगे, इसके अलावा भी यहाँ पर हम लोग सारी सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, इन सारी चीजों की हम लोग प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत बात करते हैं. अगर बात करें व्हाट इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं. लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, मतलब प्लांट लोकेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं. प्लांट लोकेशन और फैसिलिटी लोकेशन बोथ आर द सेम टॉपिक. डोंट कंफ्यूज नहीं होना. प्लांट लोकेशन की बात करते हैं, आगे बताएंगे व्हाट इज ऑल अबाउट द प्लांट लोकेशन.
प्लांट लेआउट की बात करेंगे, मटेरियल हैंडलिंग की बात करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल मैनेजमेंट एंड द मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो इस ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप मेनली 8 जगह पर होता है कि प्लांट लोकेशन कहां पर करना है, दुकान कहां पर खोलनी है, फैक्ट्री कहां पर खोलेगी, एक बार दुकान खोल लिया फिर लेआउट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसे होगी, प्रोसेस कैसे डिजाइन करेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट। आगे बात करेंगे नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन सिस्टम। बेसिकली 4 टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाया जाएगा, मतलब काम कैसे करना है आपको। तो प्रोडक्शन सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। It is the activities whereby resources flowing within a defined system are combined and transformed in a controlled manner to add value in accordance with the policies communicated by the management. तो प्रोडक्शन सिस्टम एक आपको एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर किस सिस्टम से प्रोडक्शन करेंगे आप, प्रोसेस क्या होगा, कार बनने का सिस्टम अलग होगा, कोल्ड ड्रिंक बनाने का सिस्टम अलग होगा, पेरिशेबल आइटम का सिस्टम अलग होगा, ड्यूरेबल का अलग होगा। तो यूजर्स नीड टू बी फॉलो कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाएगा। तो पहले प्रोडक्शन सिस्टम में आपको दीज आर द इनपुट, आपको याद होगा, बताया था क्लास में कई बार, पहले भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। मेन मटेरियल, मशीन्स, इंफॉर्मेशन, कैपिटल, दीज आर द इनपुट यू रिक्वायर्स टू डू सर्टेन प्रोडक्शन। दैट इनपुट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट, या तो प्रोडक्ट होगा या सर्विसेज होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हो तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, अगर सर्विसेज इंडस्ट्रीज में तो सर्विसेज होगा। But while converting to the input to the output, we have to be concerned about the transformation process. In a transformation process, we are more concerned about product design, process planning, production control, and the maintenance. और in the same time, you have to be understand about the control भी करना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री भी कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी भी कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट भी कंट्रोल करेंगे। क्यों? अगर इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी शॉर्टेज की या सरप्लस की। क्वालिटी कंट्रोल हो गया, नहीं कर पाए तो प्रोडक्ट मार्केट में एज पर द क्वालिटी नहीं पहुंचेगा, कॉस्टिंग अगर ज्यादा हो गई तो मार्केट पे कंपटीशन लूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, you should have told me earlier so I can discuss the product and brand management. There are so many lectures which is already uploaded for the product and brand management, you can see, yeah, else I'll share after the classes. So classification of the production system में कंटिन्यू 4 टाइप का बेसिकली होता है, कंटिन्यूअस, मास, बैच एंड जॉब शॉप। अगर आप देखेंगे जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच, मास, और इससे आपको समझ में आ रहा होगा इसको हम लोग प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक भी कहते हैं। अगर आउटपुट और प्रोडक्ट वेराइटी ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो ऐसी जगह पर जॉब शॉप का यूज करेंगे। आपकी वेराइटी थोड़ी सी कम हुई, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया, ऐसी जगह पर बैच प्रोडक्शन फॉलो करेंगे। वेराइटीज आपकी और कम हुई, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, मास प्रोडक्शन की बात करेंगे। वेराइटीज बहुत कम है तो आप और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ऐसी जगह पर आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का प्रयोग करेंगे। तो कंटिन्यूअस, मास, बैच, जॉब शॉप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। इट्स अ कॉम्बिनेशन, वी आर क्लासिफाइंग या वी आर जजिंग द ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट वेराइटी एंड वॉल्यूम। वेराइटी ज्यादा, वॉल्यूम कम, जॉब शॉप। वैरायटी थोड़ी कम, वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा, बैच प्रोडक्शन। वैरायटी थोड़ी और कम, वॉल्यूम थोड़ा और ज्यादा, मास प्रोडक्शन। वॉल्यूम बहुत ज्यादा, वैरायटीज बहुत कम, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। इसी को एक करके डिफाइन किया हुआ, तो आपको नोट्स शेयर कर चुके हैं, दोबारा नोट्स शेयर कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग वन और फ्यू क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर विद इन द प्रीफिक्स्ड टाइम इन द कॉस्ट। ऐसी जगह पर जहां पर वैराइटीज बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है, जॉब शॉप का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखा भी है, देखिए, हाई वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द लो वॉल्यूम, यूज ऑफ जनरल पर्पज एंड मशीन्स की बात करेंगे। हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स हु कैन टेक अप ईच जॉब एज चैलेंजेस बिकॉज द यूनिकनेस। बट ऐसे काम करने के लिए यू रिक्वायर द पीपल हु आर हैविंग द हाईली स्किल्ड। अनट्रेंड आदमी काम नहीं कर पाएगा ये सारा कुछ। लार्ज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, टूल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा काम आपका each and every job is unique in the nature, you require the large inventory of material tools in the part. Advantage क्या होता है आप देख लीजिएगा। जनरल पर्पजेस, मशीन्स एंड फैसिलिटीज, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस, आप बहुत अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑपरेटर्स विल बिकम द मोर स्किल्ड एंड द कॉम्पिटेंट, ईच जॉब गिव देम द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, फुल पोटेंशियल्स ऑफ ऑपरेटर्स कैन बी यूटिलाइज, अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर द क्रिएटिव मेथड एंड इनोवेटिव आइडियाज। लिमिटेशन क्या है? ऑब्वियस सी बात है ना कि वैरायटीज बहुत ज्यादा होगी तो लर्निंग ज्यादा होगी, पोटेंशियल्स यूज कर सकते हैं,
अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगी, बट कहीं ना कहीं कॉस्टिंग बहुत इन्वॉल्व होगी, क्योंकि हर बार आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट हर बार अलग अलग है, इन्वेंट्री आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत कॉम्प्लिकेट होगी, और आपको बहुत बड़ा स्पेस रिक्वायरमेंट है। बैच प्रोडक्शन आपको बताया था, सेकंड नंबर पे बैच प्रोडक्शन है। बैच में कॉम्पिटिटिवली वैरायटी कम होगी, कॉम्पिटिटिवली आपका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें हम लोग। मास प्रोडक्शंस में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, और कॉम्पिटिटिवली द जॉब्स ऑफ इन द बैच वैरायटीज आपकी बहुत कम होगी। एंड लास्ट इज दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक। इधर आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लो वॉल्यूम, हायर वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम, जम्बल्ड फ्लो होता है जॉब शॉप में, डिसकनेक्टेड लाइन फ्लो बैच में, कनेक्टेड लाइन होती है असेंबली लाइन की बात करते हैं हम लोग, कंटिन्यूस फ्लो में हम लोग कहीं ना कहीं कंटिन्यूस की बात करेंगे। तो इससे आपको बहुत बहुत हद तक की समझ में आ पाएगा कि चारों का चारों प्रोडक्शन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट और फैसिलिटी लोकेशंस। इंट्रोडक्शंस ऑन फैसिलिटी लोकेशन और प्लांट लोकेशन दोनों सेम चीज होती है। प्लांट लोकेशन हमने एक अलग टॉपिक में भी पढ़ाया है, उसकी वीडियो पड़ी हुई आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो प्लांट लोकेशन का मतलब होता है कि दुकान कहां पर खोलना है, व्हाट आर द फैक्टर्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी न्यू इंडस्ट्री, न्यू कंपनी, न्यू शॉप और न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? आस्था अभी लेआउट आगे बताएंगे, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, कंबाइंड लेआउट, तब आपको सेलुलर लेआउट बता देंगे। अभी प्लांट लोकेशंस की बात कर रहे हैं। तो प्लांट लोकेशन इज ऑल अबाउट एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन मेकिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द कन्वर्जन प्रोसेस is the efficiency with which the product transport to the customers. This fact will include the determination of where to place the plant or facility. ये कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इसका मुद्दा है, आपको दुकान कहां पर खोलनी है, ठीक है। तो there are certain factor which is impacting on the facility location or the plant location. There are certain general locational factor, there are certain specific locational factors. So in a general locational factors we have certain controllable factor, we have certain uncontrollable factors. तो कंट्रोल फैक्टर्स में प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इंफ्रा अवेलेबिलिटीज, लेबर एंड वेजेस, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड कैपिटल, ये कंट्रोल है। क्योंकि आपको पता है प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट देखना है, ऐसी जगह पर व्यापार नहीं करेंगे, दुकान नहीं खोलेंगे जहां पर कोई मार्केट ही नहीं है, जहां पर देयर इज लिटिल चांसेस ऑफ बिजनेस। सप्लाई ऑफ मटेरियल्स हमने एग्जांपल दिया, कई बार एग्जांपल देते हैं, शुगर केन की फैक्ट्री या मेट्रोज में नहीं खोल सकते ना, सेम टाइप का आईटी इंडस्ट्री खोलना है आपको या कोई शॉपिंग मॉल्स खोलना है, यू कांट टारगेट द रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरियाज। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होना चाहिए, इंफ्रा अवेलेबिलिटी होना चाहिए, लेबर एंड वेजेस। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज वो आपके हाथ में नहीं है, सरकार कभी भी रातों रात नोटबंदी, जीएसटी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन चेंज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। क्लाइमेटिक कंडीशंस हियर, कभी भी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कंट्रोलेबल नहीं होती, कभी मौसम खराब हो गया, बारिश ज्यादा हो गई, गर्मी बहुत पड़ गया, सर्दी बहुत हो गया, तो दीज आर द अनकंट्रोल फैक्टर। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज यू हैव टू बी सी, कम्युनिटी इन द लेबर एटीट्यूड एंड कम्युनिटी इंफ्रा। डोमिनेंट फैक्टर्स में आप ऐसी जगह पर व्यापार करिए जहां पर फेवरेबल लेबर क्लाइमेट है। मोस्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्रीज दे आर टारगेटिंग इधर गुड़गांव, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, बिकॉज कहीं ना कहीं फेवरेबल लेबर क्लाइमेट है, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट है उधर, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्पिटिटिवली अगर आप यूपी और बिहार की कुछ टाउन्स और सिटीज से बात करेंगे तो हैदराबाद और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इवन दिल्ली एनसीआर में दे हैव comparatively they have the higher side of the quality of the life. Proximity to the suppliers and the sources भी देखना पड़ेगा। In the same time, utilities, taxes, the real estate cost, users need to be understand कि taxes कितना है वहां पर और real estate cost कितनी है। आपको एक ऐसा व्यापार कर रहे हैं जहां पर रियल एस्टेट कॉस्ट बहुत, मुंबई की बात करें, बेंगलुरु में रियल एस्टेट कॉस्ट नॉर्दर्न इंडिया से बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर व्हिच यू जस्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड while doing the plant location. Next topic is plant layout. Plant layout, एक बार आपने दुकान तो खोल ली, कहां पर खोलना है। now the important thing is this कि एक दुकान के अंदर
मार्केटिंग डिपार्टमेंट किधर होगा, ऑपरेशंस किधर होगा, सप्लाई चेन कहाँ होगा, प्रोडक्शन कहाँ होगा, फाइनेंस कहाँ होगा. यू जस्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी department should be in a what we call integrated manner. अदरवाइज पेरिसेबल आइटम हमने एग्जाम्पल भी कई बार पहले भी दिया कि डिस्पैच कहीं पर, प्रोडक्शन कहीं हो रहा, मार्केटिंग कहीं हो रहा, ऑपरेशंस कहीं हो रहा है. समटाइम्स होता है इस 3 दिन की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, 2 दिन आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डिस्पैच होने में लग रहा है, मार्केट में पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट आपका एक्सपायर हो जाएगा. तो प्लांट लोकेशन रिफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ production facilities. It is the configuration of the department, work center, and equipment in the conversion process. It is a floor plan of the physical activities which are used in the production. So you just need to be understand. You have to be set the plant layout in a such a manner ताकि वो आपस में सब integrate रहे. ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लांट लेआउट का? स्ट्रीमलाइन द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लांट. एक सिस्टम में चलता रहे, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो. इट शुड बी फैसिलिटेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेंटेन द हाई टर्नओवर ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंट्री. अगर आपका एक सब कुछ इंटीग्रेटेड है, सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है आपने प्लांट लेआउट को, तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री एक्सेस में नहीं रखना पड़ेगा. यू कैन गो फॉर द मेंटेन द हाई टर्नओवर ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंट्री. इट मिनिमाइज द मटेरियल हैंडलिंग इन द कॉस्ट. मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी आपकी. एक आप रेस्टोरेंट में देखिए, किचन कहीं पर है आपका और सिटिंग एरिया कहीं पर है, इट्स ऑलमोस्ट 25-35 मीटर दूर. तो कहीं ना कहीं आपका हाई टर्नओवर प्रोसेस इन्वेंटरी भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आपको पे करनी पड़ेगी. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड द अरेंजमेंट provide the employees convenience, safety and the comfort. You have to understand about the you just need to be careful about employee convenience also. Minimize the investment in the equipment. कम से कम पैसा आपको इन्वेस्टमेंट हो इक्विपमेंट में. It minimize the overall production time. ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट लेआउट का. It maintains the flexibility of arrangement in the operation and it facilitate the organizational structure. So these are the principles of plant layout: principles of integrations, principles of minimum distance, principles of cubic space utilizations, principles of flow, principles of maximum flexibilities, principles of safety, security and satisfaction, principles of minimum handling. प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है सारा कुछ एक साथ जुड़ के रहना चाहिए. ऐसा नहीं मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से बहुत दूर है, आपस में कोई सिंक्रोनाइज नहीं कर रखे, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमम डिस्टेंस फॉलो करने चाहिए ताकि कम से कम मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, कम से कम टाइम लगे. प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशंस, जहां पर आपने आई बीन टोल्ड सो मेनी टाइम्स फैकल्टी रूम्स, आईटी इंडस्ट्री इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्यूबिकल स्पेस यूटिलाइजेशंस. प्रिंसिपल ऑफ फ्लोस, थिंग्स शुड बी इन अ फ्लो. Principles of maximum flexibilities, principle of safety, security and satisfaction, and principles of minimum handling. Now there are mainly 4 types of classification of the layout. Product layout, process layout, combination layout and fixed position layout. Clear? तो प्रोसेस लेआउट क्या है पहला पढ़िए. प्रोसेस लेआउट रिकमेंडेड फॉर द बैच प्रोडक्शन. आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पर बैच प्रोडक्शन करेंगे हम लोग प्रोसेस लेआउट को फॉलो करेंगे. ऑल मशीन्स परफॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर ग्रुप्ड एट ए वन लोकेशन इन द प्रोसेस लेआउट. और लेथेस मिलिंग मील्स मशीन्स एक्सेट्रा आर ग्रुप्ड इन द शॉप विल बी द क्लस्टर्ड इन अ लाइक ग्रुप. एक ही मशीन से पूरा एक प्रोडक्ट बनेगा. बड़े बड़े जो मील्स होती हैं वहां पर हम लोग प्रोसेस लेआउट को फॉलो करते हैं. In process layout, machines are better utilized and there are very few machines are required because in each and every machines are making the one final product. You don't need to be combined the many machines. Flexibility of equipment and the personnel is possible in the process layout. Lower investment on account of comparatively less number of the machines. हमने पहले बोल दिया आपको, you don't require the many machines and there are lower costs. Higher utilizations of production facilities. A high degree of flexibility with regard to the work distribution to machinery and workers. The diversity of the task and variety of the job makes the job challenging and interesting. Supervisors will become the highly knowledgeable about the functions under the department. Next बात करें प्रोडक्ट लेआउट की. प्रोडक्ट लेआउट होता है जहां पे कई सारी वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट जहां पर बनाते हैं हम लोग ना. In this type of layout, machines and auxiliary service are located according to the processing sequence of the product. If the volume of the product of one or more product is large, facilities can be arranged to achieve the efficient flow of the material and the lower cost per unit. Special purpose machines are used which perform the required functions quickly and reliably. आपको ये देखना है कि ये कहां पर यूज करेंगे. ये प्रोडक्ट लेआउट हम लोग जहां पर यूज करते हैं जहां पे वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज हाई सच दैट अ सेपरेट प्रोडक्शन लाइन इज मैन्युफैक्चर्ड, इट कैन बी जस्टिफाइड. जहां पे
आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, कई एक ही प्रोडक्ट कई बहुत ज्यादा मात्रा में आपको बनाना है, क्वांटिटी में बनाना है, ऐसी जगह पर प्रोडक्ट लेआउट को फॉलो करते हैं। तो एडवांटेज क्या होता है, तो फ्लो ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्मूथ एंड लॉजिकल, द प्रोडक्ट फ्लो लाइन। इन प्रोसेस इन्वेंट्री बहुत कम होती है, टोटल टाइम बहुत कम होता है, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट बहुत कम होती है, इस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत पॉसिबल होता है, लेस स्पेस रिक्वायर होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट होती है, इवन अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना जो लोग, वो भी कहीं ना कहीं इसको मैनेज कर सकते हैं। थर्ड हो गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन लेआउट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट, बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। फिक्स पोजीशन लेआउट का एग्जांपल आपको हमने बताया था, जहां पर रेल का इंजन की बात करेंगे, पानी के शिप का बात करेंगे, रियल एस्टेट के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फ्लाईओवर्स बनते हैं, ऐसी सारी जगह पर फिक्स पोजीशन लेआउट को फॉलो करते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट टाइप ऑफ लेआउट। इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द मटेरियल मेजर कंपोनेंट रिमेन इन अ फिक्स लोकेशन एंड टूल्स, मशीनरी, मैन एंड अदर मटेरियल्स आर ब्रॉट टू दिस लोकेशन। ऐसे तो होता है जब वो पानी का शिप बना रहे हैं, रेल का इंजन बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, each and every input material has to be traveled to the place where we just need to do the production. This type of layout is suitable when one or few pieces of identical heavy product are to be manufactured. जब एक दो चार प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं आपको, ऐसी जगह पर फिक्स पोजीशन लेआउट को फॉलो करते हैं। तो देखिए ना, यहाँ पर ये शिप बिल्डिंग यार्ड का एग्जांपल दिया, यहाँ पर मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी ट्रेवल्ड। Advantage: help in a job enlargement, upgrade the skills of the operators. The workers identified themselves with the product in which they take interest and pride in doing the job. Greater flexibility with this type of the layout. सेलुलर लेआउट पूछ रहे हैं। सेलुलर लेआउट भी कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं होता है कि सेलुलर लेआउट में क्या करेंगे। अगर एक लाइन की डेफिनेशंस की बात करेंगे तो सेलुलर लेआउट इट रिफर्स टू एज ए मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी यूज्ड टू अरेंज डिफरेंट मशीन्स functionally in a specific geometric layout or larger function unit known as a manufacturing cell to optimize the production layout. इसलिए बहुत टिपिकल नहीं है कि सेलुलर लेआउट में क्या करना है। अगर एक लाइन का डेफिनेशन निकला, लिख लीजिए कि सेलुलर लेआउट इज अ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ कंपनी दैट इंप्रूव द वर्क फ्लो, एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन। जब भी वो स्मॉल नंबर पे काम कर रहे हैं, 2 4 10 वर्कर ही आपको रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्शन को करने के लिए, ऐसी जगह पर हम लोग सेलुलर लेआउट को फॉलो करते हैं। क्योंकि स्पेसिफिक लेआउट बना दिया आपने, 2 4 10 15 20 लोग काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग सेलुलर लेआउट बोलते हैं। नेक्स्ट इज द 5S प्रिंसिपल्स: सॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। देयर आर 5S लीन प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सॉर्ट मतलब टू सेपरेट द अननेसेसरी फ्रॉम द नेसेसरी। जो अननेसेसरी आपके इन्वेंट्री, आपका अननेसेसरी इन्वेंट्री भी है, नेसेसरी इन्वेंट्री भी है, उसको सॉर्टिंग करना है। सेट, डेजिग्नेट अ प्लेस फॉर ऑल नेसेसरी आइटम। जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उसको आप कहीं पे सेट कर दीजिए, स्पेसिफिक जगह पर रख दो उसको। साइन, कीप द वर्क प्लेस क्लीन एंड टिडी टू सरफेस प्रॉब्लम। वी जस्ट नीड टू बी कीप द वर्क प्लेस वेरी क्लीन। Standardize, manage and maintain the performance in each and every job. And sustain, it implement the standard for optimal conditions. What is all about the lean production? Lean production is all about doing more with the less inventory. जब कम से कम इनपुट्स में आप मैक्सिमम आउटपुट की बात करते हैं, ऐसी जगह पर लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन प्रोडक्शन का यूज करते हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन प्रोडक्शन बोथ आर द सेम थिंग। तो डूइंग मोर विद द लेस इन्वेंटरी, फ्यू वर्कर्स, लेस स्पेस। GIT, smoothing the flow of the materials to arrive just as it is needed. So lean manufacturing, lean production is all about the doing with the less inventory, few workers, less space are required. तो एलिमेंट ऑफ द लीन प्रोडक्शन का क्या होता है? देयर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ लीन प्रोडक्शन। फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज होगा, एक रिसोर्सेज तो कई जगह पर यूज करेंगे। सेलुलर लेआउट को फॉलो करते हैं। पुल सिस्टम हो गया, कैनवंस हो गए, हमारे स्मॉल लॉट्स हो गई, क्विक सेटअप हो गया, यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल, क्वालिटी ऑफ द सोर्स, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एंड सप्लायर नेटवर्क की बात करते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द लीन प्रोडक्शन कि फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज करना है, सेलुलर लेआउट फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं हम स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। पुल सिस्टम की बात करेंगे, कैनवंस, स्मॉल लॉट्स, हमने पहले बोल दिया आपको। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द लीन प्रोडक्शंस? इससे रिड्यूस द इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री की कॉस्टिंग आपकी कम कर देता है ये। इसके अलावा इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। इट्स डोंट रिक्वायर द मच कॉस्ट, आपकी लोअर कॉस्ट आता है आपका। और उसके अलावा इट रिड्यूस द स्पेस रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट भी आपका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। शॉर्टर लीड टाइम्स होता है,
और इट्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो. क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेस्ट. देयर आर बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट. इससे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको भी देख लीजिएगा आप एक बार. तो टाइप्स ऑफ वेस्टेज में हो गया ओवर प्रोडक्शन, एक्सेस इन्वेंट्री. ओवर प्रोडक्शन करेंगे तब भी दिक्कत होगा. एक्सेस इन्वेंट्री हो गया. डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए. नॉन वैल्यूएटेड प्रोसेसिंग की बात करें, वेटिंग टाइम कम से कम रखिए. अंडर यूटिलाइज पीपल्स को, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग काम ही नहीं कर रहे हैं. वी रिक्वायर द पीपल्स, उतने लोगों को रखिए. ज्यादा रखेंगे तब भी दिक्कत हो जाएगा. एक्सेस मोशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो दीज आर द बेसिक 8 टाइप्स ऑफ वेस्टेज. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट कैपेसिटी प्लानिंग. व्हाट इज ऑल अबाउट द कैपेसिटी प्लानिंग? हमने कई बार डिस्कस किया है. कैपेसिटी इज ऑल अबाउट कि आप एवरीबडी हैज टू बी वर्क एज पर देयर ओन कैपेसिटीज. अब ओवर यूज करेंगे तब भी दिक्कत है, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तब भी दिक्कत है. तो कैपेसिटी इज द अपर लिमिट और सीलिंग ऑन द लोड दैट एन ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल. अगर दिन भर में 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है तो उसकी कैपेसिटी होगी 100. तो वी शुड गो फॉर एटलीस्ट 100 प्रोडक्ट्स in a day. The basic questions in a capacity handling: what kind of capacity is needed, how much is needed, and when is it needed. Importance of capacity decision: इट्स इम्पैक्ट द एबिलिटी टू मीट द फ्यूचर डिमांड. आपको पता है, अगर आपको पता है कि दिन भर में 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, महीने में 3000 कर दिया, तो अगर आपके पास 5000 की डिमांड आप भी गई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि हमको 2 महीने का समय दो, हम आपको पूरी सप्लाई कर देंगे. बिकॉज इन वन डे यू आर प्रोड्यूसिंग द 100 प्रोडक्ट, तो 45 डेज में आप 50 दिन में 5000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इट्स अगेन इट्स इम्पैक्टिंग द फ्यूचर डिमांड. इट अफेक्टिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट. अगर आप पूरे का पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी मिनिमम कम हो जाएगी. इट्स मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द इनिशियल कॉस्ट. इट इन्वॉल्व द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फॉर द कंपनी. इट अफेक्ट द कॉम्पिटिटिवनेस फॉर, अगर आप बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कैपेसिटी का, तो यू कैन टेक द मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर ऑन द कॉम्पिटिटर्स. इट अफेक्ट द ईज ऑफ मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन एट द कॉम्प्लेक्सिटीज. इट्स इम्पैक्ट द लॉन्ग रेंज प्लानिंग फॉर द कंपनी. So there are basic 3 types of capacities: design capacities, maximum output rate or service capacity in operational process or facilities designed for. तो डिजाइन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट रेट जो होता है किसी कंपनी का, किसी मशीन का, उसको डिजाइन कैपेसिटी कर रहे हैं. इफेक्टिव कैपेसिटी, डिजाइन कैपेसिटी माइनस अलाउंसेस सच एज पर्सनल टाइम, मेंटेनेंस. 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे में वर्कर्स का कोई पर्सनल टाइम भी होगा, मशीन मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई स्क्रैप निकालना है. तो अगर डिजाइन कैपेसिटी में से ये सारा कुछ माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव कैपेसिटी बचेगा. फिर बात करते हैं थर्ड इज ऑल अबाउट एक्चुअल आउटपुट. रेट ऑफ द आउटपुट एक्चुअली अचीव्ड कांट एक्सीड इफेक्टिव कैपेसिटी. तो ओवरऑल कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, तो एक्चुअल आउटपुट कभी भी आपका इफेक्टिव कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होता है. नाउ व्हाट इज ऑल अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी. फैसिलिटीज कैसी है आपकी, प्रोडक्ट एंड सर्विस फैक्टर कौन कौन से हैं, व्हाट आर द प्रोसेस फैक्टर्स, क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स, ऑपरेशनल फैक्टर्स, सप्लाई चेन फैक्टर्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स. What are the strategy you just need to be follow for the capacity planning? Capacity strategy for long term demand. कहीं ना कहीं we always look above capacity, because whenever we are trying to be achieve the long term demand, you have to be understand, you have to make it out the strategy. Demand patterns क्या है मार्केट का, ग्रोथ रेट एंड वेरिएबिलिटीज कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग की बात करेंगे, टेक्नोलॉजिकल अगर चेंजेस हो रहा है तो कितनी जल्दी आप अपनी कंपनी के लिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं. So these are the 4 basic decisions for capacity planning. Amount of capacity needed. अगर आपको दिन भर में डिमांड 100 प्रोडक्ट्स की है और आप बना केवल 80 पा रहे हो, तो आपको 20 प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी. टाइमिंग ऑफ चेंजेस कितना हो रहा है कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, नीड टू मेंटेन द बैलेंसेस एंड एक्सटेंट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ द फैसिलिटीज. तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग. आपको स्टैंडर्ड्स याद रखना पड़ेगा. दीज आर द 8 स्टेप्स फॉर कैपेसिटी प्लानिंग. पहला होता है, पहले फ्यूचर कैपेसिटी के रिक्वायरमेंट को पता करो. एक बार फ्यूचर को पता कर लिए, फ्यूचर की डिमांड है आपकी मान लीजिए 100 प्रोडक्ट्स की, फिर इवेलुएट द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आपकी 70 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. फिर अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करिए कि आपके पास एक मशीन और है, अगर एक मशीन और है उससे आप 10 और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अभी 80 हुआ, 20 की अभी भी शॉर्टेज है. देन कंडक्ट द फाइनेंशियल एनालिसिस कि पैसा है कि नहीं है, अगर वो 20 को डिमांड मिस करके कितना लॉस हो रहा है, या अगर आपने कोई नया मशीन लगाया तो उस पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी एनालिसिस करेंगे. देन असेस द
key qualitative issues, then select the one alternatives and then implement the alternative chosen and monitor the result. फिर आपने अगर मशीन की कैपेसिटी बढ़ाई, फिर आपको अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा कि कितना आपका बेनिफिट, कितना आपका आउटपुट कितना आ रहा है। अगर आपने 70 कैपेसिटी बढ़ा के अगर प्रोडक्ट 100 का प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, तो उससे आपको रिजल्ट को आप मॉनिटर करेंगे। मेक और बाय डिसीजन समटाइम यू हैव टू बी टेक। तो मेक और बाय में आपको होता है, मेक और बाय का मतलब या तो आप बनाइए खुद से या बना बना खरीद लीजिए। तो मेक और बाय में पहले आप देखिए अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है, एक्सपर्टीज है कि नहीं है आपके पास। क्वालिटी कंसिडरेशन भी हो सकता है कि अगर आप अपने घर पे कोई चीज बना रहे हैं, अपने इन हाउस कोई चीज बना रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर रिक्वायरिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द सप्लायर, तो क्वालिटी कंसिडरेशन भी हो गया। नेचर ऑफ द डिमांड, अगर डिमांड वंस इन अ वाइल है तो आप बाय कर लो, मेक मत करिए, आप एक बार ले लीजिए आप, उसके अलावा आप जब भी जरूरत पड़ेगी दोबारा आप उसको आउटसोर्स करके मार्केट में सेल कर दो। कॉस्टिंग द रिस्क अगेन इन्वॉल्व। नेक्स्ट इज स्मार्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ गया। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक का मतलब है जब भी प्रोडक्शन करेंगे, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, इट क्लियरली डिफाइंड एंड वेल स्टेटेड। मेजरेबल, इट कैन बी क्वांटिफाई और ट्रैक्ड। ऐसा कुछ अननेसेसरी कोई इम्पॉसिबल सा नंबर नहीं रखेंगे आप, इट शुड बी द मेजरेबल इन द नेचर, क्वांटिफाइबल होना चाहिए। अचीवेबल, इट्स विद इन द रीच एंड द रियलिस्टिक, इम्पॉसिबल सी बात नहीं करना आपको। रिलेवेंट, इट शुड बी अलाइंड विद द ओवरऑल मिशन, द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर द मिशन एंड द गोल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी अलाइंड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड टाइम बाउंड, इट शुड बी हैज अ क्लियर डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ द टास्क। Next topic is all about total quality management. What is TQM? TQM is all about we just need to be focused on the overall quality management. Where do we follow the total quality management? It's produce the quality work the very first time. It's focus on the customer, continuous improvement. It's a habit strategy approach to the improvement. It's improve the continuously. It encourages the mutual respect and the teamwork for each and every people who are working for to achieve the organizational goals. So there are various definition of the total quality management. It has been defined as an integrated organizational effort designed to improve the quality at every level. Next definition for total quality management: it process to produce a perfect product by a series of measures required in organization's effort by the entire company to prevent or eliminate errors at every stage in the production is called total quality management. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, हम मशीन्स की क्वालिटी की बात भी करेंगे, एम्प्लॉयज की क्वालिटी की बात भी करेंगे, स्टेक होल्डर्स की क्वालिटीज की बात भी करेंगे हम लोग, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस की क्वालिटीज की बात करेंगे। तो ईच एंड एवरी थिंग को, सारी की सारी चीजों को कंटिन्यूसली वी आर फोकसिंग वेयर वी कैन फॉलो द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। So these are the characteristics of the total quality management. It committed to the management, adopting the communicating about total quality management. It closure customer relations की बात भी करते हैं. It closure the provide the relations with the employees. Benchmarking करेंगे, standard set करेंगे आप. It's increase the training. It's the openness of the organizations. Employee empower भी होगा आपका. Flexible production system होगा. Process improvement करेंगे. At the same time we are measuring the process also. तो ट्रेडिशनल अप्रोच और टीक्यूएम में डिफरेंस क्या है? जो ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हुआ करती थी, टीक्यूएम इज अ कस्टमर ओरिएंटेड। प्रायोरिटीज हुआ करती थी प्रीवियस स्टेट में, सेकंड टू द सर्विस एंड द कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग सर्विसेज को कॉस्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में शॉर्ट टर्म होता था, टीक्यूएम में हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। इम्फेसिस डिटेक्शंस पे था, यहाँ पर प्रिवेंशन पे काम करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि गलती ना हो। ये ऑपरेशंस क्वालिटी को एरर्स की बात करते हैं हम लोग, ईच एंड एवरी थिंग्स को हम लोग फोकस करने की करते हैं कि कहीं पर भी हमारा कोई भी एरर ना आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स के पास होती थी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट एंड कोच के पास होती है। इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग था और यहाँ पर हम लोग फैसिलिटेट और मेंटरशिप करते हैं। तो there are basic three aspect of total quality management: counting, customers and the culture. Counting tools and techniques and trainings they are used for analyzing, understanding the solving quality problem. Is quality for the customer as a counting मतलब आपको each and everything you just need to be understand whatever the problems are occurring within the organizations, आप उसको कोशिश करिए, पता करिए, काउंट करिए और try to be resolve those problem. Customer quality for the customer is a driving force in the central concern. Culture, it shared the values and beliefs expressed by the leaders that define and support the quality. Now these are the principles of TQM. Key elements or फोकस ऑन द कस्टमर, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रीज इंप्रूवमेंट, तीनों चीजों पे फोकस करते हैं टीक्यूएम में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं
इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो व्हाट इज ऑल अबाउट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इन्वेंट्री इज ऑल अबाउट द कि आप, हमने कई बार पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्सेस इन्वेंट्री रखोगे तब भी दिक्कत होगा, शॉर्टेज रखेंगे तब भी दिक्कत होगा. तो इन्वेंट्री कंसिस्ट द थ्री मेजर थिंग्स. रॉ मटेरियल्स आपके पास कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स. इन तीनों को मिलाकर हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं. तो रॉ मटेरियल क्यों होता है, क्यों जरूरत पड़ेगा, टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट. वर्क इन प्रोग्रेस टू इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. फिनिश गुड्स, गुड्स रेडी टू सेल. So there are types of inventory. Raw materials are material and component that are input in making the final product. Work in progress, also called stock in process, refers to the goods in the intermediate stage of the production. Finished goods consists of the final product that are ready for the sale, while manufacturing firms generally hold all three types of inventory. Inventory management क्या होता है? Inventory management represent the second largest asset category for manufacturing company, next only to the plant and equipment. The proportion of the inventory to the total asset generally varies between 15 to 13%. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोगों को यही पता करना है कभी शॉर्टेज की दिक्कत भी ना रहे और आपके पास सरप्लस की भी दिक्कत ना रहे. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डिसीजन कौन कौन से लेते हैं हम लोग? डिसीजन रिलेटिंग टू द इन्वेंट्रीज आर टेकन प्राइमरली बाय एग्जीक्यूटिव्स इन प्रोडक्शंस, परचेजिंग एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. बेनिफिट क्या होता है होल्डिंग इन्वेंट्री का? ए फर्म नीड्स इट्स इन्वेंट्री टू ऑपरेट फॉर द सेवरल रीजंस. लाइक फर्स्ट, इन्वेंट्री हेल्प मिनिमाइज द रिस्क दैट फर्म विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एन इनपुट इट नीड्स फॉर द प्रोडक्शन. अगर आपको प्रोसेस, अगर आपने इन्वेंट्री कंट्रोल ठीक से किया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक से किया है, तो यू विल हैव ऑल द टाइम आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री आप रखोगे. If the firm hold too little inventory, it will lead to the lost sales. अगर आप दुकान पर जाते हैं, अगर आपको सामान नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर लूज कर रहे हैं, सेल को लूज कर रहे हैं. Second, firm may hold inventory because factors such as seasonality in the demand mean that customer purchase don't perfectly match the most efficient production time. तो कभी कभार सीजनलिटीज के चक्कर में आपको भी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी और उतनी इन्वेंट्री रखोगे जितनी सीजन में रिक्वायरमेंट है. एक्सेस इफ यू आर कीपिंग, तो अगर सीजन चली गई वो इन्वेंट्री आपके लिए एक्सेस हो जाएगी. तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है जो हम ऑर्डर करने में जो इन्वेंट्री कॉस्ट लग रही है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज, इंश्योरेंस कॉस्ट होगी. शॉर्टेज कॉस्ट में आपको सेफ्टी स्टॉक हो गया. अगर इन्वेंट्री कम हो गई, आपको मार्केट में रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपको सेफ्टी स्टॉक पर रखना पड़ेगा. Clear? The ordering cost is just relating to the purchase items, would include expenses on the following: requisiting, preparation of the purchase order, expediting, transportation, receiving and placing the storage. Carrying cost जो इन्वेंट्री को लाने में जो कॉस्ट रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको हम लोग कैरिंग कॉस्ट कहते हैं. I think there is certain problem with the camera. That is the only picture is not coming clear. Anyway, my voice is coming clear. तो नेक्स्ट इज द जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री. जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री हमने पहले ही बता दिया था आपको. जब आपको इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर इन द सेम मैनर. You are not keeping the inventory in excess. That is called just in time inventory. This approach began in Japan. It is a fundamental part of the Japanese manufacturing philosophy. The goal of the JIT is to have only enough inventory to meet the immediate production needs. Next is the economic order quantity. Economic order quantity, the classical stock management model calculated an optimum order size by balancing the cost of the holding stock against the cost of ordering fresh supply. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से मतलब है कि आप कितना ऑर्डर करें एक बार में, जिससे आपकी होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट में सारों को, क्योंकि आपने ज्यादा ऑर्डर कर दिया तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी, कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी और आपकी इन्वेंट्री सरप्लस होगी तो नुकसान हो जाएगा. आपने कम कर दिया, अगर मान लीजिए कि एक कार में 4 लोग आ सकते हैं, आप एक ही को एक कार से भेज रहे हैं, तो आपकी कॉस्टिंग तो सेम ही हो गई. तो अगर आप अंडरलोड कर रहे हैं या ओवरलोड कर रहे हैं, तो अंडरलोड में भी लॉस है, ओवरलोड में लॉस है. The economic order quantity is all about the optimum order size, the basis of the minimum cost policies. So these are the you just need to be understand कि there is a one graph, holding cost, total cost and the ordering cost. जहाँ पर intersect कर रहा है holding cost and the ordering cost, उसी को हम लोग बोलते हैं economic order quantity. तो इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल नहीं आएगा. टोटल एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो TC इज इक्वल टू Q इंटू H बाई 2 प्लस S इंटू F बाई 2. इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा. नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू S इंटू F डिवाइड बाई द H.
एस यहाँ पर क्या हुआ, एनुअल डिमांड इन यूनिट पर ईयर, एफ हो गया हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एच होता है हमारा होल्डिंग कॉस्ट। तो ये बेसिक एक न्यूमेरिकल किया हुआ, तो आपको पीपीटी शेयर कर देंगे तो देख लेना आप लोग। नेक्स्ट द एबीसी मॉडल। एबीसी में हमको बताया भी था, एबीसी इज ऑल अबाउट द कैटेगराइजेशन इन्वेंटरी ऑन द बेसिस द ए टाइप, बी टाइप एंड सी टाइप। ए टाइप इन्वेंटरी होती है हाई वैल्यू लो वॉल्यूम, बी टाइप इंटरमीडिएट रेंज का होता है, सी टाइप में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वैल्यू आपकी बहुत कम होती है। इसमें देख भी लीजिए आप, ए टाइप का हो गया हमारा वैल्यू बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है। बी टाइप में वैल्यू आपकी कॉम्परेटिवली थोड़ी सी कम हुई, वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया। सी टाइप में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वैल्यू बहुत कम होती है। नेक्स्ट हो गया XYZ एनालिसिस, इज क्लासिफाई आइटम बेस्ड ऑन देयर डिमांड वेरिएबिलिटी। डिमांड की बेसिस पर हम लोग XYZ एनालिसिस करते हैं। आइटम विद द कांस्टेंट द प्रेडिक्टेबल डिमांड वो X टाइप की इन्वेंटरी रखेंगे। आइटम विद द मॉडरेट डिमांड वेरिएबिलिटीज, ऐसे कुछ आइटम जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा घटती बढ़ती नहीं है, वो Y टाइप की इन्वेंटरी रखेंगे। Z टाइप की इन्वेंटरी उतनी रखेंगे जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है। वेट एनालिसिस भी क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। V stand for the critical items with a high impact on the operations। जो एक वाइटल पार्ट होता है किसी भी इन्वेंट्री के लिए, एक होता है एसेंशियल पार्ट, एक होता है हमारा डिजायरेबल। तो वाइटल के बिना प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। क्रिटिकल आइटम विद ह्यूज या हाई इंपैक्ट ऑन द ऑपरेशंस, एसेंशियल इंपॉर्टेंट आइटम्स बट नॉट एज क्रिटिकल एज अ वाइटल आइटम्स, डिजायरेबल आइटम दैट आर द डिजायरेबल बट नॉट क्रिटिकल। तो हमने आपको मिल्क पैकेट का एग्जांपल हैव बीन गिवन सो मेनी टाइम्स। मिल्क इज द वाइटल पार्ट, एसेंशियल इज द पैकेजिंग and the desirable is that particular crate or some other things which is required, the desirable. Desirable will give the value additions. FSN आपको फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, द नॉन मूविंग आइटम विद द हाई कंजम्पशन रेट दैट इज कॉल्ड फास्ट मूविंग में कैटेगराइजेशन करेंगे। मॉडरेट, स्लो मूविंग एंड देयर आर सर्टेन इन्वेंटरी व्हिच इज इन योर ऑर्गेनाइजेशन इन योर हाउस जो बहुत कभी मूव नहीं करती, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मूविंग इन्वेंटरी। HML हाई मीडियम लो आइटम विद द हाई यूनिट प्राइस, एच मतलब HML इज ऑन द बेसिस द कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। हाई वाली कम रखते हैं, मीडियम वाली मॉडरेटली ज्यादा रखेंगे, लो वाली सबसे ज्यादा रखते हैं। SDE scarce to acquire, difficult to acquire and easy to acquire, high demand and the low supply, scarce to acquire, difficult to acquire वाली इन्वेंट्री high demand and the high supply रहेगी, और easy acquire होगी तो low demand and the high supply। आपको पता है कि डिमांड भी उसकी कम है, सप्लाई मार्केट में बहुत है, you don't need to be keep inventory in a surplus। And next topic is all about the scheduling। Scheduling is all about शेड्यूलिंग इज ऑल अबाउट आपको किस समय पर किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, टाइमिंग क्या होगी उसका, लेआउट टाइमिंग क्या होगी, प्लानिंग क्या होगा, वो हम लोग सारा का सारा सब कुछ हम लोग शेड्यूलिंग में देखते हैं। व्हाट इज इट, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सीक्वेंसिंग रूल, इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। तो शेड्यूलिंग इज डील विद द टाइमिंग ऑफ द ऑपरेशंस, किस तरीके से इसको हम लोगों को काम करना है। is specify when the resources are needed to produce a product or provide a services। आपको पता है you just need to be complete the product within a very specific period of the time। आपको 2 घंटे में कुछ काम पूरा करके देना है, तो उसको आप उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट चीजों को शेड्यूल करेंगे आप। तो डील विद द टाइमिंग ऑफ द ऑपरेशंस, it helps decide what order to perform the job। if suppose that you are having the many task in a same time, आपके पास 4 काम आपको एक साथ दे दिए गए हैं, आप प्रायोरिटी के बेसिस पे करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी पहली है, जिसकी डेडलाइन पहले है, उसके अकॉर्डिंगली आप उन सारे टास्क को पूरा करते हैं, इसी को हम लोग शेड्यूलिंग कहते हैं। तो इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस इन एवरीवेयर यू रिक्वायर द शेड्यूलिंग। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर शेड्यूल द, कि आपको सॉर्टिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, ड्राइंग द आयरन्स की हम लोग बात करते हैं, तो आपको एक शेड्यूल देखना पड़ेगा। ग्राइंडिंग पहले कर रहे हैं, फॉर्जिंग हो गया, लेथेस, ड्रिल्स, देन द वेल्डिंग, यू जस्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड कि व्हाट विल बी द शेड्यूल फॉर योर पार्ट। Determining the rules, determine the order, job or process by resources, which job should a machine do first, पहली जॉब मशीन कौन सा पूरा करेगी, डॉक्टर्स के लिए सर्जरी कौन सी इंपॉर्टेंसी हो गया, आपके लिए असाइनमेंट कौन सा पहले करेंगे। It's what are the objectives in a scheduling, it meet the customer due dates,
आपको कस्टमर की ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंगली ऑर्डर्स को पहुंचाना है। इट मिनिमाइज द जॉबलेसनेस, आपको जॉब कोई भी समय से पूरी करना है, किसी जॉब में देरी ना हो जाए। इट मिनिमाइज द रिस्पॉन्सेस टाइम, इट मिनिमाइज द completions टाइम, इट मिनिमाइज द टाइम इन द सिस्टम, it minimize the overtime, it maximize the machines or the labor utilizations, it minimize the idle time, it minimize the workers in process inventory। तो शेड्यूलिंग से अगर शेड्यूलिंग पे अगर फोकस करके तो आप ड्यूटी कस्टमर्स के सारे ऑर्डर्स को समय से पूरा कर पाएंगे। आप जॉब को कोई भी जॉब लेट नहीं होगी, आपकी सारी टाइम से पूरी करेंगे। रिस्पॉन्सेस टाइम भी आपके पूरे ठीक से होंगे, कंप्लीशन टाइम भी आपका कम से कम कर लेंगे आप। मिनिमाइज द टाइम्स इन सिस्टम in a same time, minimize the completion time, minimize the time in the system, minimize the overtime, maximize the machines। क्लियर? तो ये इतना डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आता है सीक्वेंसिंग में कि सीक्वेंसिंग जॉब एट अ सिंगल रिसोर्स, सीक्वेंसिंग जॉब अक्रॉस द मिडिल में। तो आपको बेसिक सीक्वेंसिंग समझ में आ जाना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिएगा, सीक्वेंसिंग क्यों करते हैं वो समझ लीजिए। इट्स द टाइम बाउंड गेम। The last topic for today's presentation, that is all about the forecasting. What is all about the forecasting? Forecasting क्यों करते हैं हम लोग, वो आपको समझना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग हमने पहले कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, हम एक्सेप्टेंस सैंपलिंग पीपीटी पढ़ी, वो आपको देख लीजिएगा। तो फोरकास्टिंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग करना है आपको कि डिमांड फ्यूचर्स में कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्शंस करेंगे। So what is all about the forecasting? Process of predicting a future event based on the historical data। पास्ट के डेटा के बेसिस पर हम लोग फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। It's educated the guessing, it's underlying basis of the all business decision। प्रोडक्शन कितना करना है, इन्वेंट्री कितनी रखनी है, पर्सनल्स मतलब कितने लोगों को नौकरी पर रखना है, एंड फैसिलिटीज कौन कौन सी रखनी है, आपको प्रोडक्शन फैसिलिटीज बढ़ाना है। तो इन अ जनरल फोरकास्टिंग और ऑलमोस्ट ऑलवेज रॉन्ग, अगर आप ऐसी फोरकास्टिंग करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो हमेशा गलती होता है। तो थ्रू आउट द डे वी फोरकास्ट वेरी डिफरेंट थिंग्स सच एज वेदर, ट्रैफिक, स्टॉक मार्केट, स्टेट ऑफ द कंपनीज फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सरकार कौन सी बननी है, कौन सी नहीं बननी। तो वी ऑलवेज ट्राई टू बी फोरकास्टिंग सो मेनी थिंग्स, but without taking the past data, if you're trying to be forecast for the future, we always make the wrong decision। So what are the importance of the forecasting in the operations management? Department throughout the organizations depend on the forecasting to formulate and execute their plans। अगर ठीक से फोरकास्टिंग करेंगे तो उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितनी मार्केट में डिमांड है। फाइनेंस नीड फोरकास्टिंग टू प्रोजेक्ट कैश फ्लो एंड द कैपिटल रिक्वायरमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट को फोरकास्टिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि पैसा कितना आएगा, कितना आपके पास में है, ताकि कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ह्यूमन रिसोर्सेज इसलिए फोरकास्टिंग करता है कि अगर शॉर्टेज है तो हायरिंग करेंगे, ज्यादा है तो लोगों को ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट करके नौकरी को बराबर करना है। प्रोडक्शन नीड्स फोरकास्टिंग टू प्लान द प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन अगर डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करना है, डिमांड कम है, प्रोडक्शन लेवल कम करना है। एंड देयर आर टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग विद द टाइम ओरिजिन्स। तो शॉर्ट रन में हम लोग यूजुअली 3 महीने से कम की करते हैं, मीडियम रेंज में 3 महीने से 2 साल की करते हैं, लॉन्ग रेंज में मोर देन द 2 years। तो शॉर्ट रेंज में हम लोग जॉब शेड्यूलिंग, वर्कर्स को कौन सा काम देना है उसकी बात करते हैं, 3 महीने से 2 साल मीडियम रेंज फोरकास्टिंग में सेल्स की प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं, और 2 साल से जब लंबी फोरकास्टिंग कर रहे हैं, बी ऑलवेज मोर कंसर्न अबाउट द न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं कि कौन सा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग कहीं ना कहीं एक क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं फोरकास्टिंग के। तो एज पर द कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के बेसिस पर भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन स्टेज पर आपको अगर व्यापार है तो क्वालिटेटिव मेथड्स फॉलो करेंगे, एग्जीक्यूटिव जजमेंट, मार्केट रिसर्च, सर्वे ऑफ सेल्स फोर्स एंड डेल्फी टेक्निक्स। अगर व्यापार आपका ग्रोथ लेवल पर है या मैच्योरिटी लेवल पर है, वी आर गोइंग टू फॉलो द टाइम सीरीज एनालिसिस और द रिग्रेशन एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव में होता है एग्जीक्यूटिव जजमेंट, सेल्स फोर्स कंपोजिट, मार्केट रिसर्च और डेल्फी टेक्निक्स। तो पहला एग्जीक्यूटिव जजमेंट हो गया, कुछ 2-4 लोग हैं जो हाई लेवल के एक्सपर्ट हैं, दे आर गिविंग सर्टेन ओपिनियंस अबाउट द मार्केट डिमांड, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव जजमेंट। सेल्स फोर्स कंपोजिट, ईच रीजनल सेल्स पर्सन प्रोवाइड सर्टेन सेल्स एस्टिमेट, मतलब 10-15 लोग 20 लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, दे आर विजिटिंग द मार्केट, दे आर टेकिंग द डेटा, दे आर पुटिंग डाउन सर्टेन डेटा इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर, इसको बोलते हैं सेल्स फोर्स कंपोजिट। मार्केट रिसर्च सर्वे होता है कि मार्केट रिसर्च करके बेसिस पे आप डिमांड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक आ गया नेक्स्ट डेल्फी मेथड और डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक इज ऑल अबाउट व्हेन द ग्रुप ऑफ द एक्सपर्ट आर सिटिंग टुगेदर, दे आर ट्राइंग टू बी फाइनलाइज सर्टेन थिंग्स। तो एज अपोज्ड टू द रेगुलर पैनल्स वेयर द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्वड और इन अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, these methods eliminate the effect of the group potential dominance of the most vocal members। तो यहाँ पर क्या है, तो when the group of the expert are sitting together,
when the group of the experts are sitting together and find out the final outcomes or find out the final numbers of forecasting. तो इसमें एक प्रोसीजर्स होता है. प्रोसीजर्स क्या है डेल्फी टेक्निक्स का? द कोऑर्डिनेटर्स कलेक्ट ऑल ग्रुप स्टेटमेंट. पहले मतलब 5 लोग बैठे हुए हैं, सारों को एक फॉर्म दे दिया और सारे फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, सारे फॉर्म्स अपनी सारे फॉर्म से इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं. तो कोऑर्डिनेटर बनाएंगे उन 5 में से, वो सारे ग्रुप स्टेटमेंट को इकट्ठा करेगा, समराइज करेगा. फिर कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड अ समरी एंड गिव अनदर सेट ऑफ द क्वेश्चंस. फिर आपका कोऑर्डिनेटर्स होगा, समरी को समराइज करेगा और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दोबारा देंगे ग्रुप मेंबर्स को. फिर सारे और ऐसे ये सब तक की चलते रहेंगे जब तक कि सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स एक ही कॉन्सेंसस पे नहीं पहुंचेंगे, एक ही मुद्दे पे नहीं पहुंचेंगे, एक ही आउटकम्स पे नहीं पहुंचेंगे. दिस इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक्स. इसमें आपका क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग में टाइम सीरीज एनालिसिस है और रिग्रेशन है. टाइम सीरीज पे पहला हो गया नेव अप्रोच. नेव अप्रोच इज अ वेरी ट्रेडिशनल अप्रोच. इससे आप कुछ भी प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते हैं. इसमें ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा होता है टाइम सीरीज में. प्रोडक्ट देखिए टाइम सीरीज मॉडल्स कहां पे काम करता है? रैंडम, ट्रेंड, कंपोजिट इन द सीजनल. प्रोडक्ट डिमांड ओवर द टाइम. आपकी प्रोडक्ट की डिमांड समय के साथ बढ़ती घटती रहती है. तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. तो एक सीजनल पीक होगा तो कितना प्रोडक्ट रखेंगे. कोई अगर प्रोडक्ट को रैंडम वेरिएशंस आ गए, जस्ट लाइक कोविड आ गया, तब आपको कैसे व्यापार करना है, एक्चुअल डिमांड लाइन कितनी हो गई और ट्रेंड कंपोनेंट क्या चल रहा है पिछले 10-15 साल से, वो सारी चीजों को हम लोग एनालिसिस करते हैं. उसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस. नेव अप्रोच हो गया. नेव अप्रोच इज ऑल अबाउट कि पास्ट महीने में जो सेल थी, अगर मई में जितनी सेल है उतनी जून में होगी, जितनी जून में वो जुलाई में, जुलाई तो अगस्त, अगस्त तो सितंबर. दिस इज कॉल्ड नेव अप्रोच. ये यूजुअली गुड, अच्छी नहीं मानी जाती है. सिंपल मूविंग अप्रोच में नॉर्मली आप 2, 3, 4 महीने का एवरेज निकाल के, पिछले 4 महीने का एवरेज निकाला, फिर नेक्स्ट 4 महीने का एवरेज निकाला, फिर 4 महीने का एवरेज निकाला, उसको सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं. एज्यूम एन एवरेज इज ए गुड एस्टिमेटर ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि यू आर ए मैनेजर इन अमेजॉन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट. यू वांट टू बी फोरकास्टिंग द आईपॉड सेल्स फॉर द मंथ 4 to 6 यूजिंग अ 3 पीरियड मूविंग एवरेज. तो आप 4 से 6 महीने की सेल्स को फोरकास्टिंग करना चाह रहे हो 3 महीने का 3 पीरियड मूविंग एवरेज का. तो 4, 6, 10, 5, 15 डिवाइड बाई 3. नेक्स्ट में कितना हो गया? 6, 5, 11, 3, 14 डिवाइड बाई 3. नेक्स्ट हो गया 5, 3, 5, 3, 8, 7, 15 डिवाइड बाय 3. देन द नेक्स्ट हो गया वेटेज. ये न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, आपको इसका कोई डिटेल में नहीं जाना है. क्लियर? तो बेसिक इतना ही है आपको. अगर आपको फोरकास्टिंग में थ्योरेटिकल भी पढ़ लेंगे तो विच इज मोर देन इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो नाउ बताइए, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, तो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई डोंट थिंक सो कि कोई अब टॉपिक रह गया है. हम लोगों ने सिंस द स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट, फिर हम लोगों ने स्कोप की बात कर दिया, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सारा कर दिया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी हो गया, लीन मैनेजमेंट, लीन मैन्युफैक्चरिंग, 5S, वेस्टेज भी की बात भी हो गया, क्वालिटीज में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का भी बात कर लिया हम लोगों ने. उसके अलावा 5S भी हो गया आपका, स्मार्ट भी पढ़ा दिया गया और फोरकास्टिंग भी हो गई, शेड्यूलिंग्स भी हम लोगों ने कर दिया. दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. 6 सिग्मा इज ऑल अबाउट द 6 सिग्मा क्वालिटी के लिए पढ़ाया जाता है. क्लियर? तो इसमें 6 सिग्मा हम लोग उसको देते हैं जो आउट ऑफ द 1 मिलियन जो 3 पॉइंट समथिंग एरर करता है. तो 6 sigma is the certification which we are giving by the only those companies. ऐसे लोग जो 10 लाख प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद भी जो केवल 3 पॉइंट समथिंग गलती निकालते हैं, उसको 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन दिया जाता है. कंट्रोल चार्ट्स की हम आपको वीडियो दे देंगे, तो आप कंट्रोल चार्ट देख लीजिएगा. क्लियर? कंट्रोल चार्ट का, क्योंकि आई डोंट हैव द पीपीटी एज ऑफ नाउ. कंट्रोल चार्ट की 15-20 मिनट की एक वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है. कंट्रोल चार्ट की वीडियो आपको गूगल क्लासरूम पे डाल देते हैं, देख लीजिएगा. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक व्हिच वी हैव बीन कवर्ड टुडे. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गुड बाय, टेक केयर. एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Techniques of the inventory management we have been already cleared. ABC analysis, vital, essential, desirable, fast moving, slow moving, non moving, ABC. उसके अलावा SG की भी बात भी कर दिया, GIT भी हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज हो गया, सारा कुछ आपको इन्वेंटरी कंट्रोल का पढ़ा दिया गया. तो once again thank you so much for joining. Goodbye, take care, enjoy the day and all the best for the examination. Thank you.